गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम न्यूटन्स के जो लॉ जो हैं उसके बारे में पढ़ रहे हैं। न्यूटन ने बताया था यदि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है यदि मोशन के अंदर यदि होता है, जब कोई ऑब्जेक्ट जो है यदि मोशन के अंदर होता है तो न्यूटन्स ने उसके 3 लॉ दे रखे हैं। न्यूटन्स गिव द 3 लॉ ऑफ मोशन। जब ऑब्जेक्ट की बॉडी जो है मोशन में होती है तो न्यूटन्स ने 3 लॉ दिए थे। फर्स्ट इसका लॉ हम पढ़ते हैं। न्यूटन के 3 लॉ ऑफ मोशन, 3 लॉज ऑफ मोशन। एक आपका है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स ने फर्स्ट लॉ में बताया यदि कोई बॉडी आपकी यदि रेस्ट के अंदर है तो बॉडी कंटिन्यू रेस्ट में ही रहेगी, और बॉडी मोशन में है तो कंटिन्यू बॉडी मोशन में ही रहेगी। यदि एक्सटर्नल फोर्स जो है बॉडी के ऊपर आपका 0 है, यदि बॉडी के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स आपका यदि 0 एक्ट हो रहा है तो बॉडी की पोजीशन जो है, जो भी पोजीशन है, यदि बॉडी आपकी रेस्ट में रहेगी तो कंटिन्यू रेस्ट में रहेगी, और बॉडी यदि आपकी मोशन के अंदर है तो बॉडी कंटिन्यू किस में रहेगी, वो मोशन में ही रहेगी। एक्सप्लेनेशन के अंदर यदि आप इसके बारे में पढ़ते हो, एक्सप्लेनेशन इसके यही है। एक्सप्लेनेशन के अंदर वी कैन से दैट कोई बॉडी सपोज आपकी रेस्ट के अंदर है, नेचर के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट मोस्टली रेस्ट के अंदर ही है, वो हमेशा किस में रहेगा, रेस्ट में रहेगा। तो जब तक उसके ऊपर मान लो आप कोई फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे, इसका मतलब उसकी पोजीशन चेंज थोड़ी होगी। तो एक तो रेस्ट हो गया। अब हम कह रहे हैं बॉडी यदि मोशन में है तो मोशन में रहनी चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे सपोज एक बॉल है, उसको हम ऐसे फर्श पर डाल देते हैं तो बॉल आपकी क्या करेगी, मोशन करेगी, रोल करेगी, बट वो आपकी मोशन में ही कुछ समय के बाद रुक जाती है ना। और न्यूटन ने क्या बताया था, यदि ऑब्जेक्ट आपका मोशन में है तो कंटिन्यू किस में रहना चाहिए, मोशन में ही रहना चाहिए, पर उसकी पोजीशन क्या हो रही है, रेस्ट में आ रही है। क्यों? क्योंकि उस बॉडी के ऊपर इनविजिबल फोर्सेस जो होती है ना, इनविजिबल फोर्स जो होती है, जैसे आपकी हो गई फोर्स हो गया, फ्रिक्शनल फोर्स हो गया, फ्रिक्शनल फोर्स हो गया, और जैसे आपका ये हो गया एयर हो गया, ये सब मोशन का अपोज करते हैं। तो जो आपका बॉडी को हम जैसे डाल रहे हैं, कोई बॉल है मान लो, तो वहां पर उस बॉडी के सरफेस के अंदर और अर्थ जो है, इन दोनों के अंदर एक फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट होता है, जिसके कारण उस बॉडी की मोशन का अपोज होता है। तो धीरे धीरे बॉडी क्या होगी, वो रुक जाती है। अदरवाइज यदि फोर्सेज आपकी नहीं एक्ट हो उसके ऊपर तो बॉडी कंटिन्यू किस में रहेगी, वो मोशन में ही रहेगी। ठीक है, ये था इसका न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। इसमें आप कह सकते हो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ए बॉडी इज सेड टू बी रेस्ट, कंटिन्यू टू बी रेस्ट, एंड मोशन कंटिन्यू मोशन व्हेन नो फोर्स इज एक्टिंग ऑन द बॉडी। यदि बॉडी के ऊपर आप कोई फोर्स एक्ट नहीं करते हो तो बॉडी जो है, बॉडी की पोजीशन जो है चेंज नहीं होगी अपने आप। बॉडी यदि रेस्ट में है तो इसकी पोजीशन रेस्ट में रहेगी, मोशन में है तो कंटिन्यू बॉडी की मोशन में ही रहेगी। ठीक है, न्यूटन का फर्स्ट लॉ जो है इनर्शिया को डिफाइन करता है। न्यूटन फर्स्ट लॉ डिफाइन द इनर्शिया। न्यूटन फर्स्ट लॉ डिफाइंस द इनर्शिया। इनर्शिया को डिफाइन करता है फर्स्ट लॉ। इनर्शिया को क्यों डिफाइन करते हैं? इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया इज द इनएबिलिटी ऑफ द बॉडी टू चेंज बाय इटसेल्फ इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, क्या मतलब है? इनर्शिया इज द इनएबिलिटी, कैसे एबिलिटी होता है, टू इनएबिलिटी बॉडी टू चेंज बाय इटसेल्फ
इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। मतलब ये हुआ, दिस मीन्स बॉडी एट रेस्ट रिमेन्स एट रेस्ट एंड बॉडी इन मोशन कंटिन्यू इन मोशन। इनर्शिया यही होता है, अपने आप जो है बॉडी की पोजीशन आपकी चेंज नहीं होगी। कैसी अवस्था होती है इनर्शिया के अंदर, यदि बॉडी आपकी रेस्ट में है तो बॉडी कंटिन्यू रेस्ट में ही रहेगी वो, और मोशन में तो कंटिन्यू किस में रहेगी वो, मोशन में ही रहेगी। इसके अंदर वी कैन से, इनर्शिया के अंदर वी कैन से दैट यदि कोई बॉडी आपकी लीनियरली यदि बॉडी मूव कर रही है, तो यदि इनर्शिया बॉडी मेजर्स द, या मास पे बॉडी मेजर्स द इनर्शिया। मास जो है इनर्शिया पे डिपेंड करता है। मास किस पे डिपेंड करता है, इनर्शिया के ऊपर। इसका मतलब जितना बॉडी का मास भी ज्यादा होगा तो उसकी इनर्शिया भी क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा। कब होगा ये, जब बॉडी आपकी लीनियरली आपकी मूव कर रही हो। इनर्शिया पे बॉडी, ये मास पे बॉडी मेजर्स द इनर्शिया। ठीक है, इनर्शिया इज ऑफ 3 टाइप्स। एक होता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, एक होता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, एक होता है इनर्शिया ऑफ मोशन, एक इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। According to inertia of rest, it is the inability of a body to change by itself its state of rest. This means a body at rest remains at rest when no external force is acting on the body. Means यदि बॉडी आपकी रेस्ट में है तो उसकी पोजीशन जो है वो रेस्ट में ही रहेगी, अपने आप चेंज नहीं हो सकती। फॉर एग्जाम्पल वी कैन से दैट, एप्लीकेशन इसकी आपकी एग्जाम्पल्स आपने देखे होंगे। when we suppose, जैसे आपको एक ग्लास दिया हुआ, मान लो एक, ठीक है, ग्लास है, इसके ऊपर हमने कार्डबोर्ड रखा हुआ है, कार्डबोर्ड रखा हुआ है, इस पे एक सिक्का रखा हमने, ठीक है। जैसे इस कॉइन रखा हुआ है, ठीक है, जैसे इस कार्डबोर्ड को हम ऐसे स्ट्राइक करते हैं तो कार्डबोर्ड जो है क्या होगा, ये तो आगे निकल जाएगा और सिक्का जो है वो इसमें, वो यहीं गिर जाता है। क्यों? क्योंकि जैसे ही ये किसी कारण वजह से होता है, ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ रेस्ट। कैसे? तो जैसे इसको हम ऐसे स्ट्राइक कर रहे हैं, फोर्स लगाया, इसका मतलब ये कार्डबोर्ड तो आपको मोशन में आ जाएगा, और कॉइन जो है वो उसकी पोजीशन रेस्ट के अंदर है, इसका मतलब ये रेस्ट में ही रहना चाहेगा, इसीलिए वो क्या होगा, इसमें गिर जाता है। तो इसके अंदर भी इनर्शिया ऑफ रेस्ट आपका उसका यूज होता है। और भी एग्जांपल इसके आपने देखे होंगे, जब एक बस है मान लो आपकी, उसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, पैसेंजर्स मान लो उसके अंदर बैठे हुए हैं, और ड्राइवर जैसे बस को अचानक सडनली चलाता है तो पैसेंजर्स जो उसमें बैठे होते हैं वो, उनको एक झटका सा महसूस होता है। किधर गिरते हैं वो, पीछे की तरफ जाते हैं वो। इसमें किसका यूज हो रहा है, ये भी आपका इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण ही होता है। जैसे ही कोई ड्राइवर जो है बस को सडनली चलाता है तो लोअर पार्ट जो होता है पैसेंजर्स का, वो विद रिस्पेक्ट टू बस आपका मोशन में जाता है, अपर पार्ट जो बॉडी का जो है वो आपका रेस्ट में रहे, वो रेस्ट में रहना चाहेगा। नीचे का जो पार्ट जो है बस के कांटेक्ट के अंदर है तो वो मोशन में हो जाता है, अपर का पार्ट आपका रेस्ट में। तो अलग अलग कंडीशंस के कारण जो है वो एक जर्क सा कह सकते हैं कि आपको झटका सा महसूस होता है, पीछे की तरफ आपको पैसेंजर्स आपके आते हैं। इसी प्रकार कोई मान लो आपकी कोई दरी है, कोई कंबल है मान लो, उसको हम एक लकड़ी से बीट करते हैं, ऐसे उसको स्ट्राइक करते हैं तो डस्ट पार्टिकल्स उसके नीचे गिर जाते हैं। इसका कारण भी क्या है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट ही होता है। क्यों? क्योंकि जैसे हम इसको बीट करते हैं, कंबल जो है या जो कोई दरी है वो तो मोशन में आ जाएगी, और डस्ट पार्टिकल्स रेस्ट के अंदर है, उसकी पोजीशन जो है वो रेस्ट में रहेगी। इसलिए इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण वो डस्ट पार्टिकल्स दरी से नीचे गिर जाते हैं।
और भी एग्जांपल्स इसके आपने पढ़े होंगे, जैसे आपने देखा होगा व्हेन वी से ब्रांच ऑफ मैंगो ट्री, कोई भी पेड़ है जिसकी ब्रांचेस को आप हिलाते हो तो ब्रांचेस आपकी मोशन के अंदर आते हैं, और उसके जो उससे फल जो उससे लग रहा है वो क्या होगा, उससे अलग हो जाएगा, डिटैच हो जाएगा, उससे अलग हो जाएगा। ये भी किसके कारण होता है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण ही होता है। और भी एग्जांपल है, एक कोई घुड़सवार है, मान लो घोड़े पे बैठे है, अचानक घोड़ा दौड़ता है तो उस केस में जो ऊपर जो बैठा है उसके ऊपर वो पीछे की तरफ आता है, वो उसका कारण भी क्या है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट का ही होता है। तो मतलब ये हुआ इनर्शिया ऑफ रेस्ट होना, ये हुआ इनर्शिया ऑफ रेस्ट एक ऐसी एबिलिटी होती है, एक ऐसी इनएबिलिटी होती है जिसके अंदर बॉडी यदि आपकी रेस्ट के अंदर है तो उसकी पोजीशन रेस्ट में ही रहेगी, अपने आप चेंज नहीं हो सकती। ठीक है। सेकंड इसमें आता है इनर्शिया ऑफ मोशन, इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ मोशन, इस केस के अंदर इट इज इनएबिलिटी बॉडी टू चेंज बाय इटसेल्फ इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन। मतलब ये हुआ यदि बॉडी आपकी मोशन के अंदर है तो बॉडी कंटिन्यू जो है वो मोशन ही करती रहेगी, अपने आप जो हो रेस्ट में आपकी नहीं आएगी। यदि उस पर कुछ फोर्स एक्ट होता है तो उसकी पोजीशन आपकी चेंज होगी। तो इनर्शिया ऑफ मोशन इट इज द इनएबिलिटी ऑफ बॉडी टू चेंज बाय इटसेल्फ इट्स यूनिफॉर्म मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। इसमें उल्टा हो जाएगा इस केस के अंदर, जैसे हमने कहा था कि बस आपकी रेस्ट के अंदर है और जैसे ड्राइवर बस को अचानक चलाता है तो पैसेंजर्स पीछे की तरफ आपको उनको झटका सा लगता है। इस केस में एक मूविंग बस है, मान लो मूविंग बस के अंदर जैसे ही ड्राइवर जो है बस को अचानक रोकता है, ब्रेक अप्लाई करता है, जो पैसेंजर्स जो है वो आगे की तरफ जाते हैं। इसका कारण यही होता है जैसे बस आपकी मोशन के अंदर होती है, लोअर पार्ट जो है विद रिस्पेक्ट टू बस वो आपका रेस्ट में होता है, अपर पार्ट जो है वो होता है आपका मोशन के अंदर। जैसे तो इस केस में उसका आगे की जो गिर रहा है वो किसी कारण होता है, उसमें इनर्शिया ऑफ मोशन के कारण ऐसा होता है। ऐसे और भी इसमें एग्जांपल हो गए, जैसे आपका एक पर्सन को दौड़ के जंप कर रहा है तो उसकी पोजीशन वही नहीं रहती, वो आगे की तरफ जाता है, और डायरेक्ट वो पहले मोशन के अंदर था तो कंटिन्यू मोशन के अंदर ही वो रहना चाहेगा। तो इसका जस्ट उल्टा हो गया। थर्ड इसके अंदर आता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, inertia of direction. It is the inability of body to change by itself its state of direction. यदि बॉडी मान लो आपकी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है तो स्ट्रेट लाइन में ही मूव करेगी, डायरेक्शन उसकी हम चेंज नहीं कर सकते। डायरेक्शन जो है बिना फोर्स अप्लाई किए आपकी नहीं होगी। जैसे मान लो सपोज एक बस आपकी मूव कर रही है, हमें डायरेक्शन को चेंज करना है तो क्या करते हैं, हम फोर्स लगाते हैं, हैंडल पे फोर्स लगाते हैं तो डायरेक्शन बदल जाती है। वही बात यहाँ कह रहा हूँ मैं, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन के अंदर इट इज द इनएबिलिटी ऑफ बॉडी टू चेंज बाय इटसेल्फ इट्स स्टेट ऑफ डायरेक्शन। किसी बॉडी की डायरेक्शन जो है वो अपने आप चेंज नहीं हो सकती, यदि इस बॉडी पे आप फोर्स एक्ट करोगे तो ही डायरेक्शन जो है उसकी आपकी चेंज होगी। ठीक है। एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल आपने देखे होंगे, जैसे आप तो जब रेन बारिश जो होती है तो उसकी बूंदें नीचे की तरफ गिरती है और उनके डायरेक्शन को हम चेंज नहीं कर सकते, तो उसके बचने के लिए हम क्या करते हैं, अम्ब्रेला का यूज करते हैं। तो ये भी इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन ही हुआ। इसके अलावा और भी इसमें आपने देखा होगा, जब एक कार्ड रोड है, इस पे कोई कार को हम क्या करते हैं, टर्न करते हैं, ऐसे घुमाते हैं, तो अंदर जो पैसेंजर्स जो बैठे जो होते हैं वो बाहर की तरफ
आपके बाहर की तरफ आते हैं। तो जो अंदर जो पर्सन बैठा है वो अपने डायरेक्शन को मेंटेन करने के लिए वो ऐसा करता है। ठीक है, तो ये भी इसका एक एग्जाम्पल है। ठीक है, इसके अलावा और भी ऐसे कोई स्टोन है, मान लो उसको मैंने टाई कर रखा है एक धागे के साथ, उसके सर्कल में हम ऐसे रोटेट कर रहे हैं, तो जैसे धागा टूट जाता है तो वो धागा टेंजेंशियली गिरता है। जैसे मान लो ऐसे हम इसको रोटेट कर रहे हैं तो वो धागा ऐसे टेंजेंशियली मूव करेगा। डायरेक्शन जो है उसकी, ये हम ऐसे करें, डायरेक्शन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण वो ऐसा आपका हो रहा है, सर्कल में मूव कर रहा है। जैसे मान लो धागा टूट जाता है तो वो टेंजेंशियली मूव करेगा, डायरेक्शन उसकी ऐसे ही रहेगी। तो ये इसके 9th क्लास के अंदर भी आया था। सीधी सी बात है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट के अंदर बॉडी यदि रेस्ट में है तो कंटिन्यू रेस्ट में ही रहेगी। इनर्शिया मोशन के अंदर हमने ये बताया, बॉडी यदि मोशन के अंदर है तो उसकी डायरेक्शन, उसकी पोजीशन जो है अपने आप चेंज नहीं होती, रेस्ट में नहीं आती बॉडी बिना फोर्स अप्लाई किए हुए। इनर्शिया डायरेक्शन के अंदर हमने ये बताया, बॉडी की डायरेक्शन जो है, उसकी स्टेट ऑफ डायरेक्शन जो है विदाउट अप्लाइंग द फोर्स, बिना फोर्स अप्लाई चेंज नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये था फर्स्ट लॉ न्यूटन्स का। अब आता है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स का जो सेकंड लॉ जो होता है उसमें बताया रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। कोई बॉडी है उसका टाइम के साथ जो मोमेंटम जो चेंज जो हो रहा है वो हमेशा डिपेंड करता है एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, द रेट ऑफ change of linear momentum of a body is directly proportional to the external force applied। और जो मोमेंटम जो चेंज होगा उसकी डायरेक्शन हमेशा किधर होगी, जिधर आपने फोर्स अप्लाई किया। सेकेंड लॉ सिंपली हम यही कह सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज of linear momentum, rate of change of linear momentum is proportional to the external force, external force। ये स्टेटमेंट दी सेकंड लॉ के अंदर न्यूटन ने। रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ बॉडी इज प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड। जितना आप फोर्स अप्लाई करोगे बॉडी के ऊपर, उस बॉडी का टाइम के साथ उतना ही मोमेंटम क्या होगा, चेंज होगा। जितना किसी बॉडी पे एक्सटर्नली आप फोर्स अप्लाई करोगे उस बॉडी का टाइम के साथ उतना ही मोमेंटम क्या होगा, चेंज होगा। ठीक है, इसका एक्सप्रेशन हम ड्राइव कर सकते हैं, एक्सप्रेशन फॉर न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ, एक्सप्रेशन फॉर न्यूटन सेकंड लॉ। इसके अंदर सपोज m बी द मास ऑफ द बॉडी, m हमने क्या मान लिया, मास ऑफ बॉडी, और v हमने मान लिया वेलोसिटी ऑफ बॉडी। तो लीनियर मोमेंटम उसका जो होगा, लीनियर मोमेंटम जो होगा उसका क्या आएगा, लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। ठीक है, अब हम इसके अंदर ही कह रहे हैं सपोज डेल्टा पी बी द, डेल्टा पी बी द चेंज इन मोमेंटम, change in linear momentum in time
इन टाइम डेल्टा टी। तो कोई बॉडी है, उसका डेल्टा टी टाइम के अंदर डेल्टा पी जो है वो मोमेंटम उसका चेंज हो रहा है। देन अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, क्या होगा, डेल्टा पी बाय डेल्टा टी इज प्रोपोर्शनल टू द एफ और एफ प्रोपोर्शनल टू द डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। डेल्टा को डी में कन्वर्ट करने के लिए इसके लिमिट लगाते हैं हम, तो इसको हम ऐसे कह सकते हैं, एफ प्रोपोर्शनल टू द लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। ये हो जाएगा एफ इज इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी का साइन डालोगे तो कांस्टेंट आ जाएगा के डीपी बाई dt, डीपी बाई dt। और p आपको गिवन है, मोमेंटम आप जानते हो, मोमेंटम आपका दे रखा है mv होता है, ये वैल्यू यहां पुट कर दो। फर्स्ट इक्वेशन से कह सकते हो आप, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट f इज इक्वल टू के डी बाई डी टी, मोमेंटम दे रखा है mv, ये दे रखा है। देन f इज इक्वल टू के एम डीवी बाई डी टी, टाइम रेट ऑफ चेंज वेलोसिटी, इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन। किसी बॉडी का टाइम के साथ कितनी वेलोसिटी उसकी चेंज हो रही है, एक्सेलरेशन कहलाता है। तो डीवी बाई डी टी एक्सेलरेशन हो जाएगा, F इज इक्वल टू के एम ई, और k की वैल्यू हर सिस्टम के अंदर 1 होती है, ठीक है। देन F इज इक्वल टू, ये रिलेशन आपका आ जाएगा, F इज इक्वल टू एम ई, ये भी आपका एक सेकंड लॉ है, दिस इज आल्सो न्यूटन सेकंड लॉ, ये भी सेकंड लॉ का मैथमेटिकल फॉर्म F इज इक्वल टू एम ए, और वी कैन से दैट F इज इक्वल टू dp बाई dt, दोनों ही सेकंड लॉ है। ये क्या आपके सेकंड लॉ की मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आपको यही होगा। दोबारा देखो इसको एक बार, सेकंड लॉ न्यूटन्स ने सेकंड लॉ में बताया, तो कोई बॉडी है उस पर जितना हम फोर्स अप्लाई करेंगे उस बॉडी का टाइम के साथ उतना ही मोमेंटम चेंज होगा, और जो मोमेंटम चेंज हो रहा है वो हमेशा डिपेंड किस पे करेगा, उस बॉडी पे कितना फोर्स आपने अप्लाई किया। जितना ज़्यादा फोर्स अप्लाई करोगे मोमेंटम उतना ही ज़्यादा आपका चेंज होगा, ठीक है। सपोज कोई बॉडी हमने ली हुई है, उसका मास m गिवन है, वही उसकी वेलोसिटी दे रखी है, तो उसका लीनियर मोमेंटम होगा mv। हमने ये मान लिया जब बॉडी के ऊपर f फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसका डेल्टा p मोमेंटम चेंज हो रहा है डेल्टा t टाइम के दौरान। तो सेकेंड लॉ से आप इसको पुट ये करोगे, सेकेंड लॉ की स्टेटमेंट ये आ जाएगी, डेल्टा पी बाई डेल्टा टी ये हो जाएगा। इसको हम ऐसे कह सकते हैं, लिमिट लगाओगे कांस्टेंट, और लिमिट लगती है तो ये फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव हो जाता है मोमेंटम, जैसे यहाँ पे मोमेंटम है पी, दिस इज द फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव ऑफ मोमेंटम, ठीक है। तो p इज इक्वल टू एम वी होता है, कांस्टेंट m dv by dt, और टाइम रेट ऑफ चेंज वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, ठीक है। देन f इज इक्वल टू आपको ये आ जाएगा me, ये इसकी सेकंड लॉ की स्टेटमेंट ये भी है। अब आता है इसकी यूनिट्स एंड डायमेंशन। डायमेंशन तो फोर्स का आपने पढ़ा ही होगा, फोर्स का यदि आपको डायमेंशन निकालना है, डायमेंशन ऑफ फोर्स का डायमेंशन निकालने के लिए वी नो दैट F इज इक्वल टू m में होता है रिलेशन, ठीक है। डायमेंशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट से, m मास का डायमेंशन m, और एक्सेलरेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसलिए मीटर का डायमेंशन तो l होगा और सेकंड स्क्वायर का होगा t-2 पर सेकंड स्क्वायर है, इसलिए इसका डायमेंशन जो है फोर्स का वो होगा m1
L1T-2। अब यूनिट्स ऑफ फोर्स, यूनिट्स ऑफ फोर्स, फोर्स जो है उसकी दो यूनिट होती है। एक होता है एब्सोल्यूट यूनिट, एब्सोल्यूट यूनिट, एक होता है ग्रेविटेशनल यूनिट, एक होती है ग्रेविटेशनल यूनिट। एब्सोल्यूट सिस्टम के अंदर फोर्स की दो यूनिट हम बता रखिए, एक ऐसा यूनिट, ऐसा यूनिट फोर्स की एब्सोल्यूट सिस्टम के अंदर होगी न्यूटन, और सीरीज यूनिट इसकी क्या होगी, डाइन। इसी प्रकार ग्रेविटेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट के अंदर, ग्रेविटेशनल सिस्टम के अंदर, ऐसा सिस्टम के अंदर फोर्स की यूनिट होगी किलोग्राम वेट, ये इसको हम बोलते हैं किलोग्राम फोर्स, भी इसको हम कह सकते हैं किलोग्राम फोर्स। और सीरीज सिस्टम में यूनिट होगी आप ग्राम वेट, ग्राम वेट और ग्राम फोर्स, ग्राम फोर्स। ठीक है, मैंने ये बताया यूनिट फोर्स की देयर आर टू टाइप्स, एब्सोल्यूट यूनिट एंड सेकंड इसकी होती है ग्रेविटेशनल यूनिट। एब्सोल्यूट सिस्टम ऑफ यूनिट के अंदर, एब्सोल्यूट सिस्टम यूनिट के अंदर ऐसा यूनिट फोर्स की होती है न्यूटन, और सीरीज यूनिट जो होती है इसकी वो होती है डाइन। ठीक है, और ग्रेविटेशनल सिस्टम के अंदर ऐसा यूनिट किलोग्राम वेट, और सीरीज यूनिट जो इसकी होती है वो होती है ग्राम वेट। यदि आपको डिफाइन करना है 1 न्यूटन, मान लो आपको डिफाइन करना है 1 न्यूटन फोर्स, यदि डिफाइन करना हो तो रिलेशन आपको जानते हो, फोर्स के लिए रिलेशन क्या होता है, F = ma। फोर्स की एब्सोल्यूट सिस्टम के अंदर यूनिट न्यूटन, मास की SI यूनिट किलोग्राम, और एक्सेलरेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एब्सोल्यूट सिस्टम के अंदर ये आपका 1 न्यूटन किसके इक्वल आ गया, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो 1 न्यूटन फोर्स कब हुआ, जब किसी बॉडी का मास जो है वो होना चाहिए 1 किलोग्राम, और बॉडी के अंदर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड होगा जब 1 न्यूटन फोर्स में लगाएंगे कितना होगा, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो 1 न्यूटन इज दैट फोर्स विच प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हैविंग ए बॉडी ऑफ मास 1 किलोग्राम। 1 न्यूटन फोर्स कब होगा, जो कि बॉडी का मास क्या हो 1 किलोग्राम, और एक्सेलरेशन जो उसमें डेवलप होगा बॉडी के अंदर वो कितना होना चाहिए, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ 1 न्यूटन इज दैट फोर्स विच प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हैविंग ए बॉडी ऑफ मास 1 किलोग्राम। अब आता है डाइन। 1 डाइन मीन्स आपको डिफाइन करना है, रिलेशन ये रहेगा F = ma। फोर्स की एब्सोल्यूट सिस्टम के अंदर यूनिट क्या कह रहे हो आप, डाइन। मास की सीरीज यूनिट क्या होती है, ग्राम, और एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है, सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो 1 डाइन इज दैट फोर्स which produces an acceleration of 1 centimeter per second square having a body of mass 1 ग्राम। बॉडी का मास कितना होना चाहिए, 1 डाइन फोर्स कब होगा, 1 डाइन फोर्स कब होगा, जब बॉडी का मास क्या होना चाहिए 1 ग्राम, और उसमें जो एक्सेलरेशन डेवलप होगा वो कितना होना चाहिए 1 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इनमें यदि रिलेशन निकालना है, न्यूटन और डाइन में रिलेशन निकालना है, रिलेशन बिटवीन न्यूटन एंड डाइन, न्यूटन एंड डाइन, रिलेशन जो है आपका न्यूटन और डाइन में हमें निकालना है। तो 1 न्यूटन अभी आपने बताया, 1 न्यूटन जो है बराबर होता है 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हम इसको डाइन में करना है, इसको
1 न्यूटन में कितना डाइन होता है, और डाइन सीजीस यूनिट है, इसलिए इसको सीजीस सिस्टम में इसको आप चेंज कर दो, तो ये होगा 1 न्यूटन इज इक्वल टू किलोग्राम ग्राम में चेंज कर दो, मीटर को सेंटीमीटर में कर दो, और सेकंड स्क्वायर यहाँ पे है, तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू आपका आ गया 10⁵ ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर किसके बराबर है, डाइन के इक्वल है, तो वी कैन से दैट 1 न्यूटन जो होगा वो 10⁵ डाइन हो जाएगा आपको, 1 न्यूटन में इतना डाइन होता है। ठीक है, अब आती है ग्रेविटेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट के अंदर। ग्रेविटेशनल सिस्टम के अंदर ग्रेविटेशनल सिस्टम, ग्रेविटेशनल सिस्टम के अंदर एसआई यूनिट जो होती है, एसआई यूनिट इसकी जो होती है वो होती है किलोग्राम वेट और किलोग्राम फोर्स, किलोग्राम फोर्स। सीजीएस यूनिट इसकी जो होगी वो ग्राम वेट और ग्राम फोर्स। ठीक है, 1 किलोग्राम वेट यदि आपको डिफाइन करना है, रिलेशन वही लगेगा, F इज इक्वल टू, ग्रेविटेशनल सिस्टम में तो F इज इक्वल टू mg हो जाएगा, भाई एक्सेलरेशन इज कॉल्ड लीनियर एक्सेलरेशन, और ग्रेविटेशनल सिस्टम के अंदर ग्रेविटी वाला एक्सेलरेशन लगेगा g लगेगा इस केस में। तो इस केस में फोर्स की यूनिट क्या कह रहे हो आप, 1 किलोग्राम वेट, मास कैसे यूनिट किलोग्राम, और ग्रेविटी की ऐसा सिस्टम यूनिट वैल्यू क्या होती है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू ऐसा सिस्टम में होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये इस रिलेशन से आप इसको डिफाइन करोगे। 1 किलोग्राम वेट is that force which produces an acceleration of 9.8 meter per second square having a body of mass 1 किलोग्राम। जब किसी बॉडी का मास क्या हो, 1 किलोग्राम हो, और जो एक्सेलरेशन डेवलप हो रहा है बॉडी के अंदर वो कितना होना चाहिए आपका, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो 1 किलोग्राम वेट इज दैट फोर्स विच प्रोड्यूसेस an acceleration of 9.8 meter per second square having a body of mass 1 किलोग्राम। ठीक है, 1 ग्राम वेट डिफाइन करना हो, 1 ग्राम वेट, इसको और भी आप कह सकते हो 1 किलोग्राम वेट जो होता है, 1 किलोग्राम वेट जो होता है वो 9.8 न्यूटन की इक्विवेलेंट भी होता है, क्योंकि किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसके इक्वल है, न्यूटन के इक्वल है। 9.8 यहाँ पे है, तो 1 किलोग्राम वेट किसके इक्वल होगा, 9.8 न्यूटन। अब इसमें आता है 1 ग्राम वेट, 1 ग्राम वेट, रिलेशन वही लगेगा, F इज इक्वल टू mg, फोर्स की यूनिट बता रहे हो आप 1 ग्राम वेट, मास की सीजीएस यूनिट क्या होती है, ग्राम, और ग्रेविटी की वैल्यू होती है 980 डाइन होती है इस केस में, सो डाइन नहीं, 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहां से हम इसको कह सकते हैं 1 ग्राम वेट इज दैट फोर्स विच प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ऑफ 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर हैविंग ए बॉडी ऑफ मास 1 ग्राम। यदि बॉडी का मास क्या हो, 1 ग्राम हो, और एक्सेलरेशन डेवलप जो हो रहा है बॉडी के अंदर, जो एक्सेलरेशन डेवलप होगा वो कितना होना चाहिए, 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। 1 ग्राम वेट जो होता है वो हमेशा बराबर किसके होगा, देखो ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर किसके बराबर है, डाइन। तो 1 ग्राम वेट जो होता है वो बराबर किसके होता है, हमेशा 980 डाइन के इक्विवेलेंट होगा, 980 डाइन के इक्वल होगा। तो ये थे आपके न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के यूनिट्स और इसका डायमेंशन। अब इसके अंदर है, इसके एक चीज और भी आती है इसके अंदर,
consequences of Newton's second law. Consequences of, नेक्स्ट इसी का पार्ट कह सकते हो आप, consequences of Newton's second law of motion. Consequences of the Newton's second law of motion. एक तो अंदर इसके consequences कौन होते हैं, इसके इफेक्ट्स जो होते हैं उसको हम बोलते हैं। न्यूटन सेकंड लॉ की consequences क्या है, इसके लिए तो हम कह सकते हैं नो फोर्स रिक्वायर्ड, नो फोर्स इज रिक्वायर्ड when a body is moving uniformly, when a body is moving uniformly, यदि कोई बॉडी आपकी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट हो रही है, रिटार्डेशन उसमें भी हो रहा है, तो वहां पर हमेशा फोर्स जो है वो जीरो होता है, नो फोर्स इज रिक्वायर्ड। यदि कोई बॉडी यूनिफॉर्मली मूव कर रही है तो वहां पर फोर्स हमेशा जीरो होगा। कैसे, न्यूटन सेकंड लॉ के द्वारा हम कह सकते हैं इसको। सेकंड लॉ क्या होता है, F इज इक्वल टू ma, और इसका यूनिफॉर्मली मूव करेगी तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी, जीरो। इसका मतलब F इज इक्वल टू क्या आएगा, जीरो है यहाँ से, अरे m इंटू जीरो, तो मास m इंटू जीरो, यही तो होगा। F इज इक्वल टू यहाँ से हम कह सकते हैं F इज इक्वल टू आपका जीरो होगा। मीन्स सेकेंड लॉ से हम ये कह सकते हैं यदि कोई बॉडी आपकी यूनिफॉर्मली मूव कर रही है तो वहां पे फोर्स जो है वो जीरो होगा। और एक्सेलरेटेड मोशन is always due to an external force, क्या मतलब है, यदि क्या काम है, यदि कोई बॉडी आपकी एक्सेलरेट होती है ना, उसके लिए हमेशा आपको एक्सटर्नल फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। सेकंड लॉ का एक लोकल रिलेशन आपका ये होता है, ये F इज इक्वल टू ME। इस रिलेशन से हम फोर्स को मेजर कर सकते हैं, मेजरमेंट ऑफ फोर्स को यदि हम M और A भी दे रखा है तो वहां पे हम फोर्स को मेजर कर सकते हैं। और सेकंड लॉ इज वेक्टर लॉ ऑफ मोशन कह सकते हो आप इसको। F इज इक्वल टू होता है dp बाय dt। वेक्टर लॉ ऑफ मोशन इज आपका इसका होता है। ये इसके कॉन्सिक्वेंसेज आपको पता होना चाहिए कि जब कोई बॉडी आपको यूनिफॉर्मली मूव कर रही है तो वहां पर फोर्स नहीं होगा, और किसी बॉडी की जो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं तो ही इसमें बॉडी आपकी एक्सेलरेट वो होगी। और लोकल रिलेशन सेकंड लॉ का आपका होता ही है। इस रिलेशन से हम फोर्स को मेजरमेंट कर सकते हैं यदि आपको गिवन m और a या वेलोसिटी गिवन हो। और जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन एक वेक्टर लॉ है आपका, ये रिलेशन इसका ही होता है। ठीक है, आप x y और z एक्सिस की फॉर्म में इसको आप लिख सकते हो। ठीक है, यहीं तक करना आपको। थैंक्स।